एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। अगर आप लोगों का कल MPSC 004 का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में MPSC 004 का एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कल आपके पेपर में आ सकते हैं और पेपर का 70 to 80% सिलेबस आप कवर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन थॉट की कि ये होता क्या है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपका ये पूरा पेपर रिवॉल्व ही इसके आसपास करता है। देखो, मॉडर्न इंडियन थॉट तब डेवलप हुआ जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था। ठीक है, हम तब मॉडर्न हो गए थे बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। इस पीरियड में इंडियन थिंकर्स के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे। एक तरफ ब्रिटिश रूल और वेस्टर्न आइडियाज थे और दूसरी तरफ इंडियन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजियस सुपरस्टिशन और बैकवर्डनेस। ये चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ही काफ़ी सारे हमारे थिंकर्स ने चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा और उनको कंबाइन करके लोगों को एक नया थॉट प्रोसेस दिया, एक नई सोच दी। ठीक है, बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम लोग उन थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं और उन लोगों ने किस किस चीज़ के अगेंस्ट बात करी थी, किस किस चीज़ को अबॉलिश करा था, वो सब। अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर आप लिख कर आओगे तो आपको इसके एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, इनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1772 टू 1833। अब इनके बारे में अगर हम पढ़ें और इन्होंने क्या करा था तो ये सब आपको यहाँ दे रखा है, लेकिन मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी की गलत प्रैक्टिसेस को ओपनली चैलेंज किया था। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमें पता है वो था सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन। ठीक है, सती एक ऐसी प्रथा थी जिसमें विडोस को उनके पति की गरम चिता पे, जलती हुई चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। और रॉय ने इसे ही कहा था कि ये इनह्यूमन है और इरैशनल है, कि मतलब इसका कोई मतलब नहीं है और हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने विमेंस राइट और विमेंस एजुकेशन के लिए भी बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया था। और उनका मानना था कि जब तक विमेन एजुकेटेड और एम्पावर्ड नहीं होंगी तब तक हमारी सोसाइटी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, रिलीजन के फील्ड में भी उन्होंने बहुत चीज़ों में काम करा था, जैसे कि रिलीजियस रैशनलिज्म को प्रमोट किया था। उन्होंने ब्रह्मो समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया जिसका एम था एक रैशनल रिलीजन बनाना। यहाँ पे आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशन, ब्लाइंड रिचुअल्स ये सब कुछ नहीं थे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने मोनोथीजियम यानी कि एक भगवान के कॉन्सेप्ट को बहुत सपोर्ट करा था। ठीक है, कि ह्यूमैनिटी पहले है और हम सबका एक ही भगवान है। ओके, इनकी थिंकिंग वेदांतिक फिलॉसफी और वेस्टर्न एनलाइटमेंट आइडियाज इन दोनों से इन्फ्लुएंस थी। इसलिए इन्होंने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया था ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट्स के बीच में। यानी कि अब हमारे थॉट्स थोड़े बहुत मॉडर्नाइज्ड भी हो रहे थे और हम लोग अपनी कल्चरल वैल्यूज को भी नहीं भूल रहे थे। ओके, पॉलिटिकल आइडियाज में राजा राम मोहन रॉय फ्रीडम ऑफ प्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, सिविल लिबर्टीज के बारे में उन्होंने बात करी है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को सपोर्ट करते थे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और मॉडर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोट करा था। ओके, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजा राम मोहन रॉय एक पॉपुलर शॉर्ट नोट का टॉपिक है, आपको शॉर्ट नोट पे भी आ सकता है। और अगर नहीं तो उनका चेंज होकर क्वेश्चन आ सकते हैं कि उन्होंने किस चीज़ को अबॉलिश करा था, रिलीजियस रैशनलिज्म पे उन्होंने क्या कहा था, और फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के बारे में लिखो, ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं स्वामी विवेकानंद एंड कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने बात करी थी और हम बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में। आपको उनका ईयर पता होना चाहिए, 1863 टू 1902। स्वामी विवेकानंद ने इंडियन नेशनलिज्म को एक स्पिरिचुअल बेस दिया। वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुए जब उन्होंने 1893 के शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्पीच दी थी। इस स्पीच के थ्रू उन्होंने हिंदुइज्म को एक यूनिवर्सल, रैशनल और टॉलरेंट रिलीजन के रूप में प्रेजेंट किया था। ओके, अगर हम देखें उनके कुछ बेसिक चीज़ें जो उन्होंने जिस चीज़ों पे काम करा था, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिरिचुअल फाउंडेशन के बारे में। विवेकानंद जी का मानना था कि इंडिया की रियल स्ट्रेंथ उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज में है।
उन्होंने वेदांता फिलॉसफी को नए तरीके से इंटरप्रेट किया और कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है ह्यूमन सर्विस, यानी कि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए काम करना। ओके, अगर हम देखें उनका कॉन्सेप्ट द प्रैक्टिकल वेदांता, जिसका मतलब है कि अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो तो आप एक्चुअली गॉड की वर्शिप कर रहे हो। इसी आइडिया पे उन्होंने रामाकृष्ण मिशन को फाउंडेशन रखा था, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और रिलीफ वर्क में एक्टिव रहता था। इन्होंने नेशनल आइडेंटिटी पे भी बहुत बात करी है। इनके अकॉर्डिंग एक ऐसी नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करो जो कल्चरल प्राइड पे बेस्ड हो, लेकिन मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडियाज के लिए भी ओपन हो। वो वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और मासेस के अपलिफ्टमेंट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, उनकी थिंकिंग ने नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर किया और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाया था। ठीक है, ये तुम सबको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जितने भी थिंकर्स थे, इन लोगों ने हमारी मॉडर्न थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करा था कि हम लोगों को अपनी कल्चरल वैल्यूज को नहीं भूलना, लेकिन अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मॉडर्न आइडियाज के लिए ओपनली अपने दिमाग को खोल के रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं महात्मा गांधी, द एथिकल पॉलिटिक्स। इनके बारे में हमने बहुत बार बात करी है, पीछे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। देखो, ये सबसे एक तो इम्पोर्टेंट इनका टॉपिक है। ठीक है, मैं बता दूं, पेपर में बहुत बार आता है, तुम्हें ईयर पता होना चाहिए 1869 टू 1948। महात्मा गांधी का फुल नेम पता होना चाहिए। इनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, एमके गांधी भी बोला जाता है। इन्होंने पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग एथिक्स इनटू पॉलिटिक्स। इनका कोर कंसेप्ट था सत्याग्रह। बहुत बार हमने बात करी है सत्याग्रह पे, दैट इज द ट्रुथ फोर्स। ओके, जिसका मतलब है ट्रुथ फोर्स। गांधी के अकॉर्डिंग ट्रुथ ही सबसे बड़ी हाईएस्ट एक वैल्यू है और इंसान को हमेशा सत्य की पाथ पर ही चलना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर तुम सच बोलोगे, सच का साथ दोगे, तो ही तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, दूसरा इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। हमें नॉन वायलेंस करना है, मारपीट नहीं करनी और अपने थॉट्स में भी नॉन वायलेंस रखना है, यानी कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने बात करी है स्वराज की, दैट इज सेल्फ रूल। हमें अपने ऊपर खुद राज करना है, हमें ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है और हमें अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन और एक सस्टेनेबल लिविंग को प्रैक्टिस करना है। ओके, इन्होंने सर्वोदय की बात करी, यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल। इन्होंने कहा था कि हमें जो है विलेजेस पे ज्यादा ध्यान देना है। विलेजेस हमारा बेसिक यूनिट है, अगर विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो ही जो है हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। ओके, इनमें से 20 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजीली आता है कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, स्वराज, ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने आंसर में। अगर ऐसा ही डायग्राम बना के एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के बारे में भी तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। अगर हम कहें तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड था 1891 टू 1956 और इनका जो सेंट्रल आइडिया है, सबसे मतलब बेसिक आइडिया जो इन्होंने प्रमोट करा था वो था कास्ट सिस्टम। उन्होंने कहा कि जब तक कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक रियल डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनका फेमस कंसेप्ट है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। बहुत बार तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत जगह पढ़ रखा होगा एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के बारे में। ठीक है, इसका मतलब होता है कास्ट को जड़ से हटा देना। ओके, अंबेडकर का मानना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक मीनिंगलेस है जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी। यानी कि अगर तुम पॉलिटिक्स ले भी आओगे, ये सब इक्वालिटी और ये सब ले भी आओगे, बट जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं आएगी, लोग एक दूसरे को एक दूसरे के इक्वल नहीं समझेंगे, तब तक इस चीज का डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं होगा। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से नहीं आती, बल्कि सोसाइटी में अप्लाई होनी चाहिए ये चीजें। ओके, इन्होंने कास्ट का क्रिटिक करा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बहुत बात करी थी। इन्होंने कहा था रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनके थॉट्स के पिलर थे। ओके, सोशल डेमोक्रेसी में बात करी कि प्लीज इक्वालिटी ले तो आओगे, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स में नहीं, तुम्हें इंसानियत में भी वो चीज लानी पड़ेगी, सबको इक्वल रखना पड़ेगा। इन्होंने एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन को दलित इमेंसिपेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल बताया था, यानी कि दलित्स अगर एजुकेटेड होंगे तो ही अपने लिए बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने 3 चीजों की बात करी थी, दैट इज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। यानी कि पढ़ो,
और फिर समझो अपनी चीजें और फिर एक प्रोटेस्ट करो उस चीज के अगेंस्ट। ओके। अंबेडकर जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते थे और उन्होंने हिंदुइज्म के जो हायरार्किकल सिस्टम है, ब्रह्मानिकल सिस्टम, उसके अगेंस्ट बहुत बार बोला भी था। ठीक है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक तो अंबेडकर वर्सेस गांधी पे क्वेश्चन आता है और कभी कभी अंबेडकर पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है और इनका टाइम पीरियड है 1889 टू 1964। नेहरू ने सबसे पहले बात करी थी लिबरल डेमोक्रेसी की और सोशलिज्म, दोनों को इन दोनों ने कंबाइन कर दिया था। ठीक है। इनका मानना था कि इंडिया को डेमोक्रेसी के थ्रू सोशलिज्म अचीव करना चाहिए। सोशलिज्म का मतलब होता है, देखो जैसे कैपिटलिज्म है, यानी कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा था नहीं, हमें सोशलिज्म लेकर आना है, यानी कि सब इक्वल है, कोई किसी का फायदा नहीं उठा रहा, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, एक इक्वल सोसाइटी है। ओके। सब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, वो होता है सोशलिज्म। उनका मानना था कि इंडिया को डेमोक्रेसी के थ्रू सोशलिज्म अचीव करना चाहिए, ना कि रेवोल्यूशन के थ्रू, लड़ाई झगड़े करके नहीं। ओके। इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट किया, जिसमें स्टेट प्लानिंग और पब्लिक सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट था, लेकिन साथ ही सिविल लिबर्टीज और पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड थी। इन्होंने सेक्युलरिज्म को प्रमोट करा। ठीक है। इन्होंने कहा था सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करो, आप लोग प्राइवेट में अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और ये तभी यूनाइटेड रहेगी अगर हम सेक्युलरिज्म हमारा स्ट्रांग होगा। ओके। मॉडर्नाइजेशन को इन्होंने बहुत प्रमोट करा था। इन्होंने कहा था साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आने दो। ओके। इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत फेमस रही थी। इन्होंने इंडिया कोल्ड वॉर के पावर ब्लॉक से इंडिपेंडेंट रह सके, इसके लिए जो है फॉरेन पॉलिसी प्रमोट करी थी। ओके। पेपर में अक्सर नेहरू वर्सेस गांधी वर्सेस अंबेडकर का क्वेश्चन आता है। मैंने तुम्हें तीनों पढ़ा दिए, तो तुम्हें तीनों के बारे में अब पता है। ओके। ये जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है ये तो तुम्हें याद ही रहने चाहिए सारे। ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। बहुत ही, मैं कहना चाहूँ तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ऐसे रिफॉर्मर जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं और उनकी बातों पे बहुत अमल भी करा गया। ओके। इनका टाइम पीरियड है 1861 टू 1941। और टैगोर जो है नेशनलिज्म के हार्श क्रिटिक थे, यानी कि उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में बहुत क्रिटिसाइज करा था, बहुत उसने एक लॉजिकल थॉट के साथ नेशनलिज्म को देखा था। और उनका फेमस स्टेटमेंट है कि नेशनलिज्म एक डेंजरस फोर्स बन सकता है, यानी कि जो ये हम करते रहते हैं ना, हमारे अंदर एक नेशनलिज्म, भारत माता की जय और मैं इंडियन हूँ, उन्होंने कहा था यही जो है तुम्हारी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, इंसानियत के अगेंस्ट हो जाएगा एक दिन। ओके। वो कहते थे कि ट्रू पैट्रियटिज्म और अग्रेसिविज्म ये जो है नेशनलिज्म से अलग चीजें हैं। ठीक है। हमेशा ये भारत माता की जय करना और ये सब करना नेशनलिज्म में नहीं आता। उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न नेशनलिज्म को उन्होंने स्टेट पावर और कंपटीशन से भरा हुआ बताया, जो इंडिया की स्पिरिचुअल वैल्यूज के अगेंस्ट था। ओके। टैगोर का फेमस है एक तो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म हमने पढ़ लिया। ह्यूमनिज्म को उन्हें बहुत प्रमोट करा था। उनका मानना था कि ह्यूमैनिटी नेशनल बाउंड्री से ऊपर होनी चाहिए और कल्चर्स के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी कि इंसानियत पहले है, या ना कि अपना देश, हमारा देश, भारत माता की जय, ये सब नहीं। ओके। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में भी उन्होंने बहुत बात करी थी। उनका मानना था कि क्रिएटिविटी, नेचर और क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे ज्यादा हम लोगों को एम्फसाइज करना चाहिए, ना कि रटी रटाई इंफॉर्मेशन पे। इन्होंने जेनोफोबिया और कल्चरल इंटॉलरेंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बातें करी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जेनोफोबिया मतलब कि हमें ना नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करना, हमें ये भारत माता की जय और मेरा देश महान ये सब नहीं करना, हमें इंसानियत पे बात करनी है। हमें बॉर्डर्स पे नेशनलिज्म नहीं लेकर आना, हमें इंसानियत रखनी है कि दूसरा भी इंसान है, तो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ओके। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आइडियोलॉजीज इन मॉडर्न इंडियन थॉट, यानी कि अब हमारी आइडियोलॉजीज मॉडर्न इंडिया में कैसी हो गई हैं। मॉडर्न इंडियन थिंकर्स ने वेस्टर्न आइडियोलॉजीज जैसे कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अडाप्ट करा। लिबरलिज्म में उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करी है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करी है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये सब के बारे में बात करी है।
राजा राम मोहन रॉय, नेहरू और अंबेडकर ने लिबरल आइडियाज को इंडियन सोसाइटी के हिसाब से यूज करा। ठीक है। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी और प्लान डेवलपमेंट पे फोकस था। नेहरू का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और गांधी का सर्वोदय इंडियन वर्जन, ये सारा कुछ इंडिया के हिसाब से अडाप्ट करा गया। ओके। नेशनलिज्म जो है विवेकानंद ने बहुत प्रमोट करा था, उन्होंने कहा था स्पिरिचुअल बनाएगा ये हमें। गांधी ने भी इसे एथिकल कहा था, लेकिन टैगोर ने इसको क्रिटिसाइज करा था। ठीक है। अब ये सब आ तो गए थे, लेकिन इनकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी। लिबरलिज्म की वजह से थोड़ी बहुत टेंशन क्रिएट हो गई थी वेस्टर्न इंडिविजुअल और इंडियन कलेक्टिविज्म में, यूनिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी में। सोशलिज्म में हम देखें तो जो रोल था इसका स्टेट प्लानिंग में वो काम नहीं आ रहा था, इससे ग्रोथ और बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूशन करना मुश्किल हो गया था। नेशनलिज्म हम देखें तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत प्रमोट कर रहे थे ये, लेकिन गलत जा रही थी ये चीजें। सेक्युलर वर्सेस रीजनल नेशनलिज्म में भी ये गलत जा रहा था। ओके। तो ये सारी पे तुम्हें क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार कंपेयर करने के लिए आते हैं तीनों को, तो तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इन मॉडर्न थॉट, कि अब इन सब का क्या रोल रह गया है। अगर हम देखें तो कास्ट के इश्यूज पे जो है अंबेडकर ने एनहाइलेशन की बात की थी कि हटा दो कास्ट को कम्प्लीटली। गांधी ने रिफॉर्म की कि हम लोग चेंज करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, ये सब। और ज्योतिबा फूले ने बहुत बात करी थी, इन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चरल चेंज पे फोकस करो, ये हायरार्की जो है ऊपर नीचे कास्ट वाली ये हटाओ। ओके। अगर हम रिलीजन एंड मॉडर्निटी की बात करें तो इसके ऊपर रॉय ने बात करी थी, इन्होंने कहा था रैशनल रिलीजन को प्रमोट करो। विवेकानंद ने हमें री इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहा था रिलीजन को, स्पिरिचुअल वैल्यू को कहा था कि सोशल सर्विसेज करो। गांधी ने मोरालिटी पे फोकस करा था कि चीजों को सही तरीके से करो। और नेहरू ने भी सेक्युलरिज्म को बहुत सपोर्ट करा था। ओके। वुमेन, अगर इमेंसिपेशन की बात करें तो वुमेन इमेंसिपेशन के लिए सती, चाइल्ड मैरिज और पर्दा जैसे मूवमेंट्स हुए थे, इसमें इन सबको हटाने की बात करी गई थी। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के थ्रू विमेन राइट्स को लीगली स्ट्रेंथन करना चाहता। सबने जो है एजुकेशन पे बात करी थी कि विमेन एजुकेटेड होंगी तो ही हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। ओके। तो बेसिकली तुम्हें ये सब जो है, तुम्हें सारे थिंकर्स जिनकी हमने बात करी है उनको यूज कर करके आंसर्स लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, दैट इज रेलेवेंस एंड लेगेसी ऑफ मॉडर्न इंडियन थिंकर्स। यानी कि जो मॉडर्न थिंकर्स की हमने बात करी है, अब उनकी क्या रेलेवेंस रह गई है और क्या हम अभी भी उनकी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गांधी जी पर। ठीक है। गांधी के एथिकल पॉलिटिक्स और सस्टेनेबिलिटी के आइडियाज एनवायरमेंट क्राइसिस के टाइम पे मीनिंगफुल लगते हैं हमें। जो इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी वो आज भी होती है। अंबेडकर का अगर हम देखें तो सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग है अभी भी। नेहरू की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक टेम्पर और डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे बहुत बात होती है। टैगोर का अगर हम देखें तो इनके आइडियाज अग्रेसिव नेशनलिज्म के डेंजर्स को समझाते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा नेशनलिज्म अपने अंदर ले आओगे तो वो कैसे हमारी कंट्री के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंस्टीट्यूशन पे बात करी है, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन पे बात करी है, और एथिकल फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, इन सब पे बात करी गई है। इन थिंकर्स की लिमिटेशंस भी थी, अगर हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखें और लिमिटेशन, तो गांधी के विमेन व्यूज इतने स्ट्रांग नहीं थे। उन्होंने कहा था कि विमेन घर में ही बैठनी चाहिए और इनको घर के काम करने चाहिए, और वो ऑपोजिशन में थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, टेक्नोलॉजी को इतना प्रमोट नहीं करते थे वो लोग। ओके। नेहरू की स्टेट लेड डेवलपमेंट और रीजनल डाइवर्सिटी का अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी कि इतना इसको प्रमोट नहीं करा गया था, और इसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आए थे हमें। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन जस्टिस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन डिग्निटी के लिए आज भी हमें गाइड करता है। अगर हम देखें तो MPSC 004 का आपका इतना सारा जितना भी रिवीजन था वो एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। आपका 70 to 80% सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। अगर आपके कोई भी और डाउट्स हो तो आप नीचे में से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।